हेलो बेटा। सो लास्ट क्लास का केमिकल बॉन्डिंग का सब पढ़ लिया। फिर से एक बात कहूंगा, इन लेक्चर्स को इस तरह मत देखना कि यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई बात नहीं चलता है। ऐसे चलना कि जैसे एक पर्सनल क्लास चल रही है, सिर्फ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो। और जब पढ़ने बैठो तो पूरे फोकस के साथ बैठना। याद है वो क्लास वर्क का रजिस्टर लेके बैठना। इस सब्जेक्ट से एक बहुत अच्छा दोस्ती आप कर पाओगे, बट उस दोस्ती से पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी होगा, क्योंकि दोस्ती ऐसे तो हो नहीं जाती। सो लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े थे। आज उनमें से पहले वाले बॉन्ड के टाइप को आराम से समझते हैं। कहीं पर डाउट हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, लेकिन समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। फिर कह रहा हूं, फोकस डाइवर्ट मत करना। लेक्चर शुरू करने से पहले अपने आसपास की चीजों से जरा दूर हो जाना और एक एकांत में बैठ के क्लास वर्क रजिस्टर लेके इसको पढ़ना। आज के जो दो टॉपिक हैं, आयनिक बॉन्ड और लैटिस एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर। आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा था गिव एंड टेक बॉन्ड है बेटा। तो सबसे पहली बात तो वही लिख लेते हैं दोबारा एक बार, ताकि दिमाग में रिफ्रेश हो जाए कि ये एक गिव एंड टेक बॉन्ड है। गिव एंड टेक यानी कि इलेक्ट्रॉन के देने और इलेक्ट्रॉन के लेने की बात है। तो एक शख्स को तो इलेक्ट्रॉन देने में दिलचस्पी होनी चाहिए और दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने में। यही तो बात हुई। तो जो इलेक्ट्रॉन देने की दिलचस्पी है, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, उसको हम केमिस्ट्री में क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सो आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या बन रहा है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बन रहा है। भाई कहां था ना वैसे भी। और फिर समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों कंबाइनिंग एटम्स के बीच में 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को लेने में, और एक उसके मुकाबले बहुत ज्यादा इच्छुक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को देने में। क्लियर है बात? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी। भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं तो मुझसे आपको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दोबारा सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं तो मुझसे आपको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर है मामला? तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी फिर क्या हो जाएगी भैया? कम हो जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी थी क्या? एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वैसे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताया था, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ये वो एनर्जी है जिसकी जरूरत पड़ती है एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। जब वो एटम एक अकेला तन्हा गैसियस स्टेट में है, तब जितनी एनर्जी आप उसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन उससे निकालने के लिए, उसी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेरे दोस्त यहां पर एक बात समझ ले कि अगर आयनिक बॉन्ड बनना है तो एक बंदा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, और दूसरा बंदा फिर क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैं किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहता हूं कि उसको पाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, या ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हूं। और अगर मैं ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हूं, इसका मतलब मैं उसको उतनी ही मोहब्बत करता। तो अगर इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए मैं ज्यादा एनर्जी छोड़ने को तैयार हूं, फिर माइंड कीजिएगा इस बात को, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा एनर्जी छोड़ने को तैयार हूं तो मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। एफिनिटी माने चाहत। तो इलेक्ट्रॉन की चाहत अगर ज्यादा है तो उसको पाने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा खर्च करने के लिए, एनर्जी ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहूंगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है ना? ये वो एनर्जी है जो एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने के लिए। द एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल एक्वायरिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगेन वो आइसोलेटेड स्टेट तो रहती है, वही पेरियोडिक क्लासिफिकेशन वाली। ठीक है, तो देखो यहां पर एक शख्स ऐसा है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, और दूसरा ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? इन्हीं के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है।
तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो एक चाहिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर अल्कली मेटल्स। जिन बच्चों को ये नहीं पता, अगर जैसे तुम्हें नहीं पता कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं बच्चों। क्योंकि बेटा एक बड़ी सीधी बात है, ये वो मेटल्स हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो इन्हीं का एक मेंबर बड़ा फेमस तुम सबको पता ही है वैसे तो, Na ले लेते हैं। Na बाबू जनरली हम देखें तो ये किस तरह पाए जाते हैं, देखो इनसे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, आयनिक बॉन्ड बनना है तो एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और तभी दूसरा आएगा जो उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये बात तो तसल्ली से समझ में आ गई ना, हम बस आम बोलचाल में चल रहे हैं मस्त, और आयनिक बॉन्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आराम से बैठो, कोई ऐसी टेंशन नहीं, भयंकर कोई तूफानी चीज नहीं कर रहे हो, सिंपल आयनिक बॉन्ड समझ रहे हो, आराम से समझ सकते हो, गिव एंड टेक बॉन्ड है, ज्यादा कोई आफत नहीं है इसमें। भाई अब एक आदमी है जो इलेक्ट्रॉन, एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, सीधी बात है आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए, ये भी सही है। तो अल्कली मेटल ले लिया सोडियम, क्या सोडियम गैसियस स्टेट में मिलता है? अब आप फिर सोचेंगे सर गैसियस स्टेट क्यों? अरे भाई अभी तो बोला था आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। सोडियम तो भैया हमें सॉलिड में मिल गया, तो सॉलिड से पहले सोडियम को गैस में ले जाना पड़ेगा, और अगर गैस में ले जाना पड़ेगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी या हीट दोगे वो क्या होगी? सब्लिमेशन की एनर्जी। देखो वैसे ये एंथैल्पी है, थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में हम इसको लेंगे, क्योंकि आप नीट ड्रॉपर के बच्चे हैं तो आपको तो आइडिया थोड़ा बहुत होगा कि ये जो मैंने डेल्टा एच और सब्लिमेशन लिखा है ये इसलिए लिख दिया है कि इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी डेफिनेटली प्लस होगी। अरे भाई सॉलिड को गैस बना रहे हो ना, हीट तो दोगे ही ना तभी तो बनेगी, तो ये तो देनी पड़ेगी ना सिस्टम को, तो प्लस हो गया साइन। अब हमारे सोडियम भैया गैशियस हो गए। अच्छा गैशियस हो गए, अब इन्हें अलग करो, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इनसे, तन्हाई में ले जाओ, अकेले में जाके कूटो, वहां जाके इलेक्ट्रॉन लो इनसे। अब इनको भैया हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब गुरुजी जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो एक प्लस चार्ज तो आ ही जाना है इनके ऊपर। अच्छा ये एनर्जी भी हमने दी है इनको, ये भी प्लस है, सिस्टम को एनर्जी दोगे तो प्लस, और सिस्टम एनर्जी देगा, एनर्जी खर्च करेगा तो माइनस, तो ये एंथैल्पी हो गई मेरा आयनाइजेशन की। ये मामला क्लियर है? अच्छा ये कम रहनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, और सोडियम की डेफिनेटली कम रहेगी। तो हमने पहले सोडियम को कैटायन में बदल लिया, अब इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब कोई लेने वाला भी होना चाहिए। यहां से हम लाए क्लोरीन बाबू को। क्लोरीन बाबू जनरली कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा? अरे सर Cl2 की फॉर्म में। अच्छा बहुत बढ़िया बाबू, तो Cl2 की फॉर्म में करते हैं तो हमें तो Cl चाहिए, तो इसको तोड़ना होगा Cl में लाने के लिए। अबे फिर एनर्जी आपने देनी पड़ गई कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग गई, तो यहां पर भी आपको मस्त 2Cl मिल गए। अब यहां से आपने फिर Cl लिया। देखो अब आप सोचेंगे कि 2Cl आ गए सर, ऑर्गेनिक में तो यहां पर आप जो है सनलाइट डालकर फ्री रेडिकल बना देते हो, तसल्ली रखो बताएंगे भी सब चीज, बट Cl तो मिला, ये तो समझ में आया। Cl बाबू ने, अब ये वही गैसियस स्टेट में तो है ही लगभग, क्योंकि तोड़ा भी है तो अभी तो एटम वैसे ही चल रहे हैं, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन अब गेन करके Cl माइनस बनाना है। कौन सी एनर्जी है बताइए, कौन सी एनर्जी है सर? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। हाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, होशियार हो बेटा आप, कमजोर नहीं हो। अब जरा दिमाग में चीज बैठाओ, एक बन गया कैटायन और एक बन गया एनायन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने दी थोड़ी है, सिस्टम ने छोड़ी है, तो ये माइनस का साइन है। क्लियर है मामला? अब जरा दिमाग में एक चीज सोचो, सोडियम बाबू भी जब बैठे थे, फिर आप उन्हें गैसियस में ले गए और उनको एनर्जी दी, आपने एनर्जी दी और उन पे चार्ज आया, तो थोड़ी सी वो हायर से लेवल पे पहुंच गए, सॉलिड से वो गैस पे गए। तो Cl2 तो गैस पे था ही, बट दोनों पे चार्ज आ गया, तो दोनों एक तरह से हायर एनर्जी लेवल पे आ गए, और फिर वो आपस में जुड़े। आपस में क्यों जुड़े सर, ऐसा क्यों हुआ भाई? एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, अपोजिटली चार्ज आयन है,
एक पे प्लस, एक पे माइनस। हलवाई पे समोसा और तुम्हारे पास भूख, हलवाई पे समोसा और तुम्हारे पास भूख, मम्मी ने बनाई रोटी और तुम्हारे पास भूख, तो अपोजिट नेचर हुआ ना। रोटी खाओगे तो भूख हटेगी ना गुरु। तो प्लस का अपोजिट चार्ज क्या है? माइनस। तो प्लस को खत्म कौन करेगा? माइनस। तो प्लस किस तरफ भागेगा? माइनस की तरफ, सेम माइनस के लिए। तो दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, एक दूसरे की तरफ भागेंगे। एक हैवी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उसकी कमी वो पूरी कर रहा हो, उसकी कमी वो पूरी कर रहा है। प्लस की कमी माइनस पूरी करेगा, माइनस की कमी प्लस पूरी करेगा। जरूरत है, और दुनिया तो हम जानते हैं जरूरत का नाम है। यानी दोनों अपोजिट चार्जेस एक तरफ दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दोस्तों, इसी को कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अपोजिटली चार्ज जो आयन है, इसको ध्यान से समझिए। अपोजिटली चार्ज्ड जो आयंस हैं, इनके बीच में रहेगा अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बड़ी मजेदार बात है। चार्ज पार्टिकल तो मूव भी कर सकते हैं, बात चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी चार्ज एट रेस्ट। तो जितना एक दूसरे के पास आकर ये, जितना पास होंगे ये, उतना ही थोड़ा सा रेस्ट पे होंगे ये, और उतना ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा प्रेवलेंट होगी। तो थियोरेटिकली आप समझ पा रहे हैं, अगर चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, और जितना ये करीब है उतना भी तेजी से बढ़ेंगे। दो चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अट्रैक्शन का चांसेस वैसे कम हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखा जाए तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होती चली जाएगी। तुम्हारा कोई पुराना दोस्त था स्कूल में, तुम्हारे साथ पढ़ता था, और स्कूल खत्म हो गया, दूरियां बढ़ गई, वो अपने शहर चला गया, तुम अपने शहर। कहाँ दिन में 2-3 घंटे साथ बिताते थे, आज हफ्ते में 2 मिनट बात नहीं हो पाती। डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है। दोस्तों वही चीज देखो, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन हैं, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना एक दूसरे की तरफ स्पीड से भागेंगे, जितना आयनिक रेडियस ज्यादा होगी उतना ही ये कम हो जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके टकराने के, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो तो एक तो चार्ज हो गए, ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा ये पास आने की कोशिश करेंगे, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ये कम होता जाएगा। जब दो अपोजिटली चार्ज आपस में टकराएंगे तो एनर्जी निकलना तो लाजमी है। सोचो ना, जब चार्ज होता है तो हम ये जानते हैं कि एटम थोड़ा सा हायर एनर्जी पे जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मान लो न्यूट्रल एटम होता, मान लो ये एनर्जी का लेवल नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, न्यूट्रल एटम होता यहां होता, इस एनर्जी के लेवल पे होता, चार्ज हुआ तो लेट्स से प्लस वाला भी था माइनस वाला भी था, वो अपने न्यूट्रल एनर्जी से ऊपर की तरफ आए, अट्रैक्ट हुए भयंकर, चार्ज हुआ तो अनस्टेबल हुए, एनर्जी बढ़ी, और वहां फिर मान लिया, बड़े ध्यान से सुनना, अगले 3 मिनट जो कहने चाह रहा हूं इसमें से कुछ बातें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं, और जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वही बताता है लॉजिकल सोचना। मान लेते हैं ये 100 जूल पे था, मान लेते हैं ये भी 100 जूल पे था, दोनों 100 जूल पे थे, ठीक है। चार्ज भयंकर था, एनर्जी हाई थी, दोनों 100 जूल पे थे, टकरा के बन गए, एकदम नीचे गिरे भैया, जिस पुराने वाले लेवल पे थे उससे नीचे आ गए, A+ और B- बन गया, दोनों खैर यूनिवेलेंट आयन है ऐसा मानो, और दोनों मान लो आ गए 60 जूल पे। कितने पे आ गए बेटा? 60 जूल। तो कितना एनर्जी लूज कर दिया सर? -140। अब मजे की बात यह है, तुम ड्रॉपर बैच हो तो शायद समझ सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का लिंक ला रहा हूं इसमें। अब मजे की बात यह है, हम किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट एनर्जी नहीं निकाल सकते। तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है तुम्हें नहीं पता, ठीक है। अभी मान लो तुम पढ़ रहे हो भी इस क्लास के अंदर बैठ के, और अभी ये क्लास खत्म हुई, तुमने यार बड़े थक गए, अरे लेट नाइट सर वीडियो डालते हैं, मैं खुद भी ऑफलाइन क्लासेस लेके आता हूँ तभी वीडियो डालता हूँ, तो सर भी वीडियो लेट डालते हैं, हम सुबह से पढ़ रहे थे, हम थक गए, है ना। तो अब जैसे जैसे पढ़ के तुम गए, अचानक से तुमने देखा बहुत अच्छी मूवी तुम्हारी फेवरेट आ रही है, तुम्हारी एनर्जी हाई हो गई। तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है तुम नहीं जानते दोस्तों। सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ने के बाद थके हारे स्कूल की बिल्डिंग से नीचे उतर रहे थे, धीरे धीरे कदम रख रहे थे,
चलने की हिम्मत नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि अब गिरे और तब गिरे। अचानक स्कूल से बाहर निकलते कुत्ता पीछे पड़ गया भैया। अब जो दौड़े हैं, अब ये एनर्जी कहां से आ गई? तो सिस्टम के पास कितनी एनर्जी हम नहीं जानते, हम खाली क्या निकाल सकते हैं? चेंज। इस बात से एक बात और समझो, जब तक लाइफ में चैलेंज नहीं आते ना गुरु, तब तक हमें अपनी एनर्जी का एहसास नहीं होता। तो जब तक चीजों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे टच नहीं करोगे, अपने एबिलिटी का, अपनी पावर का एहसास नहीं कर पाओगे, है ना। तो कॉन्सेप्चुअली समझो मेरी बात। एक कैटायन है जो एक एनर्जी लेवल पे था, एक एनायन है जो एनर्जी लेवल पे था। कितनी पे था हम प्रेडिक्ट नहीं करते। 100 जूल तो माना था ना, बट ये हम जान नहीं सकते सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, और फाइनल कितने पहुंचा ये भी नहीं पता हमें खाली पता होता है बच्चों ये चेंज, कितनी हीट निकली या कितनी गई। तुमने मुझे मान लो सिलेक्शन के बाद एक मिठाई का डब्बा था 500 रुपए का, वो गिफ्ट किया कि सर थैंक यू। अब मुझे नहीं मालूम तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, इतना बताया कि उसमें से 500 रुपए कम हो गए। चेंज बता सकते हैं हम, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हमें यह मालूम है कि 140 जूल ये है, ये निकली है, 140 जूल निकली है, ये कितनी थी ये नहीं पता। लेकिन एक बात तो हम जानते हैं, जितनी ये ज्यादा एनर्जी का अमाउंट होगा उतना ही यहां पर कम अमाउंट बचेगा। दोबारा सुनो भाई, जितना ज्यादा निकल गया उसके हिसाब से तो कम बचेगा ना। तुमने 500 का डब्बा दिया, तुमने 1000 का डब्बा दिया, तुमने 250 का डब्बा दिया, तो 1000 का डब्बा तुमने जब 1000 रुपीज खर्च करे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी सबसे कम लेवल पे आई ना, 250, 500 और 1000 से। तो अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज्यादा है तो यहां पर लोअर एनर्जी तो होनी है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ये जो एनर्जी लूज हुई है ना गुरु, ये आयनिक कंपाउंड बनाने में, और ये जो आयनिक कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? ये जो आयनिक कंपाउंड बना है ना मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो एक क्रिस्टल लैटिस जो बना है, और इस क्रिस्टल लैटिस की जब बात करोगे तो उसके अमाउंट को यूनिट में लाना जरूरी होगा। तो ये 1 मोल अगर क्रिस्टल बन गया है, 1 मोल अगर लैटिस बन गया है, इन दोनों कैटायन और एनायन के जुड़ने से जाहिर सी बात है 1 मोल कैटायन होगा, 1 मोल एनायन होगा। सो व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन, ध्यान से सुनना मेरा अल्फाज, एक एक शब्द पे ध्यान देना। व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ द एनायन, द एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ये जो एनर्जी निकली है ना मेरे दोस्त, ये लैटिस है। एक बार फिर रिव्यू ले रहा हूं, दिमाग के सारे तार खोल के रखना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? गिव एंड टेक बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि पहले तो चीज होनी चाहिए तभी तो कोई लेगा। जो इलेक्ट्रॉन दे दिया वो कौन था? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उस बंदे की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि हमें एनर्जी कम देनी पड़े। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी कम ताकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे। दूसरे बंदे की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा नेगेटिव होगी, और ज्यादा नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करने को तैयार होगा। यस डेफिनेटली, उसकी एफिनिटी ज्यादा है। फिर ये दोनों आयन बन गए। जब ये दोनों आयन पे चार्ज अच्छा है, क्या अच्छा है? चार्ज, और डिस्टेंस कम है, आयनिक रेडियस कम है, तो टकराएंगे जोरदार तरीके से, और जोरदार तरीके से टकराएंगे तो एनर्जी निकलेगी जोरदार तरीके से। जो एनर्जी निकली है जोरदार तरीके से वो लैटिस एनर्जी है। और क्यों कह रहे हो लैटिस? अरे लैटिस बनाया भाई, तो इसलिए लैटिस एनर्जी। आलू और गोभी मिला के जो सब्जी तैयार होती है उसे आलू गोभी की सब्जी कहते हैं। जो लैटिस बनाने में एनर्जी लगी है वो लैटिस एनर्जी है। इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? सो व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन एंड 1 मोल ऑफ एनायन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस, द एनर्जी रिलीज विल बी नोन एज लैटिस एनर्जी। क्लियर? और एक सीधी सी बात है, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो फाइनल जो स्टेटस है, जो फाइनल जो कंपाउंड बन रहा है उसकी तो एनर्जी कम होगी, और अगर वो कम एनर्जी पे आएगा, लैटिस एनर्जी का ज्यादा है, तो जो फाइनल जो बचेगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जितनी कम एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी, मामला खत्म। क्लियर है? तो लैटिस एनर्जी चार्ज पे डायरेक्टली और आयनिक रेडियस पे इनवर्सली हो जाती है। समझ में आया? और कोई भी क्रिस्टल लैटिस कब बनेगा, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड कब बढ़िया बनेगा? जब ये जो ओवरऑल एनर्जी चेंज हुआ, यानी देखो क्या क्या हुआ। सब्लिमेशन प्लस था,
आयनाइजेशन प्लस था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस था, लैटिस एनर्जी माइनस था, यानी लैटिस एनर्जी निकला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकला, आयनाइजेशन एनर्जी दिया, सब्लिमेशन एनर्जी दिया। अगर ये नेट नेगेटिव में आ जाए तो मेरा बॉन्ड अच्छा बना है, तो मेरा आयनिक बॉन्ड अच्छा है। और इसको फुल डिटेल में हम फिर से पढ़ेंगे बॉर्न हैबर साइकिल में, लेकिन पढ़ेंगे उसको थर्मो में, क्योंकि एनर्जी का एक्चुअल वहां पे समझ में आता है चीज। तो यहां पर भी खैर समझ में तो आई गया कि लैटिस एनर्जी क्या है और आयनिक बॉन्ड कैसे बना। जो क्रिस्टल लैटिस बना, सोचो क्योंकि लोअर एनर्जी पे बनाना ये लैटिस, तो ये तो बढ़िया बनेगा, आयनिक सॉलिड, आयनिक बॉन्ड अच्छा होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत छोड़ चुका है ये बनने के लिए। तो फाइनल जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है, तो मस्त बना है भाई साहब। तो लैटिस एनर्जी समझ में आ गई बेटा, चार्ज पे डायरेक्टली और आयनिक रेडियस पे इनवर्सली। दूसरा, प्रॉपर्टीज अगर देखो आयनिक कंपाउंड्स की तो क्या क्या होगी, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी लाजमी सी बात है। सबसे पहली बात है आयनिक सॉलिड जो हैं वो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर सॉलिड होंगे, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं नॉर्मली? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड जिनको आप कहते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अरे यार, जब बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है तो तोड़ना तो मुश्किल है ही, और जनरली सॉलिड फॉर्म में तो मेल्टिंग पॉइंट की बात ही होगी, बॉइलिंग पॉइंट की तो बाद में सोचेंगे। ये इनसॉल्युबल होते हैं जब ये प्रॉपर सॉलिड स्टेट में होते हैं, फ्री आयंस तो उनके होते नहीं उस समय पर। बट मोल्टन स्टेट में पहली बात तो सॉल्युबल किस में होंगे, क्योंकि ये पोलर हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से इन पोलर सॉल्वेंट होंगे। क्लियर है मामला? और अगर मैं आपको ढंग से बताऊं एक एग्जांपल लेके, NaCl को अगर मुझे तोड़ना है, Na प्लस और Cl माइनस का क्रिस्टल है, तोड़ना है, तो मान लो मुझे X अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ गई मैकेनिकली इनको तोड़ने के लिए। बहुत स्ट्रांग लैटिस है भाई, बट पानी में डाला तो एक गजब की चीज हुई। पानी एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है, और उसका रीजन है कि उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा है। क्या होता है सर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? अरे यार गुरु, ये देखो Na प्लस और Cl माइनस थे, ये बीच में जब कुछ नहीं था, एयर या वैक्यूम मान लो, तो ये बिल्कुल अट्रैक्ट हुए शानदार तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, लैटिस बन गए। लैटिस एनर्जी छोड़ दी, मान लो लैटिस एनर्जी छोड़ी वो थी, मान लिया -100 जूल। कितनी थी? -100 जूल। इन्हीं को पानी में डाला। पानी के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा है, पानी के अंदर एक कमाल की प्रॉपर्टी है, वो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इसे कम कर देता है। जैसे कि पानी का अगर हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियर अबाउट 82 के आसपास है, H2O का, D2O का 80 के अराउंड है, तो H2O का बढ़िया है भैया 82 का मतलब क्या है? क्या मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? क्या मतलब है 82 का? मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो भी थी, मान लो X थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वाटर में डालने पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/82x हो जाएगी। यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो उन अपोजिटली चार्ज आयन के अट्रैक्शन को उतने ही फैक्टर से कम कर देती है। तो मान लो मुझे लेट से इसको तोड़ने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा था, क्योंकि एक्स इनकी मान लो वो एनर्जी थी जिससे जुड़े हुए थे, तो वही हमें तोड़ने में लगता उतना ही। तो अब मुझे 1/82x लगेगा पानी के अंदर, तो मैकेनिकली तोड़ना मुश्किल था, बट पानी में आसानी से डिसॉल्व हो गए, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा था, उसने उनको डिसॉल्व करा दिया। 82 था तो मतलब उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 1/82 कर दिया। तुम्हारा और तुम्हारे लेट से दोस्त के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती है, तुम बहुत टाइम खराब करते हो, बट पिताजी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा है, वो आते हैं तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के अट्रैक्शन की बत्ती बुझा देते हैं। 40 होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में बहुत अच्छी अट्रैक्शन फोर्स है, पिताजी आते हैं तो उस अट्रैक्शन को 1/40 कर देते हैं। पापा जी बहुत बढ़िया है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत बढ़िया उनका, अलग अलग कर दिया आयंस के अंदर। यही पानी करता है। Na प्लस और Cl माइनस का जबरदस्त अट्रैक्शन था, लैटिस बनाए बैठे थे, पानी आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, बीच में आया अट्रैक्शन कर दिया कम।
और अब ये जो आयन थे पानी के अंदर, ये जो आयन थे ना मेरे Na+ और Cl- जो लैटिस बनाए बैठे थे, जरा ध्यान से देखना है, बड़े कमाल की चीज, दोबारा बताते हैं इस चीज को। ये Na+ और Cl- थे, ये दोनों टकराए, -140 जूल छोड़ के Na+ Cl- बना लिया था इन्होंने। ये क्या थी? लैटिस एनर्जी। अगर जब मैंने पानी में डाला तो मान लो इन्होंने फिर छोड़ दी -160, अरे सर ये कौन सी एनर्जी हुई? जब आयन बन गए हाइड्रेटेड आयन, क्या बन गए बेटा? आयंस बन गए हाइड्रेटेड आयन। पानी के साथ मिलेंगे तो क्या बनेंगे? हाइड्रेटेड, यानी गीले आयंस। यहां भी इन्होंने एनर्जी छोड़ी है, और ये जो एनर्जी छोड़ी है, देखो स्टेट चेंज हो रही है, पानी के साथ जा रहे हैं, अब भी इनकी एनर्जी निकल रही है। ये जो एनर्जी निकल रही है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। और तब ये हाइड्रेटेड आयंस बन गए, तब ये सॉल्युबल हो गए पानी में। एक चीज देखना, पानी में तभी सॉल्युबल होंगे जब ये हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस के मुकाबले क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि तब जाके फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब डिसॉल्व्ड स्टेट में ज्यादा स्टेबल, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यही तो फैक्टर है। यहां पर -160 यानी 160 जूल छोड़िए, यहां पर -140 यानी 140 जूल छोड़िए। ज्यादा कब छोड़ी है? 160 में छोड़ी है ना, माइनस साइन से मत कंफ्यूज होना। इसका मतलब है कि एनर्जी छोड़ी है सिस्टम ने, ये वो मैथ्स वाली चीज नहीं चल रही है। यहां पर 160 जूल छोड़ी है, यहां पर 140 जूल छोड़ी है, तो नेट लो एनर्जी किस में आ रही है? हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में नेट लो एनर्जी आ रही है, इसका मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ज्यादा लोअर एनर्जी पे है। तो सॉल्युबल तब होगा पानी वगैरह में जब हाइड्रेशन लैटिस से क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्लियर है मामला? तो आयनिक बॉन्ड में एक चीज ध्यान रखना, कंडक्टर होते हैं फ्यूज्ड और डिसॉल्व्ड स्टेट, एक्वस स्टेट में, ठीक है, क्योंकि तभी फ्री आयन अवेलेबल है। जब फ्री आयन अवेलेबल नहीं है तो आयनिक सॉलिड कंडक्टर उस केस में नहीं होते। तो क्यों पोलर सॉल्वेंट में होते हैं, क्यों लैटिस एनर्जी की बात मैं कर रहा था, और क्यों हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात हमने देखी। कब, एक बात देखना, बॉन्ड कब बना होगा? जब लैटिस एंथैल्पी ज्यादा थी आयनाइजेशन से, तभी तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिसॉल्व कब होगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस से ज्यादा होगी, तभी डिसॉल्व होगा। अगर लैटिस ज्यादा है तो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई सारी बात। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सब कुछ समझ में आ गया। अब कुछ सवाल देखते हैं, सवालों पे जरा देखना, ये सब आए हुए सवाल हैं आज के टॉपिक से। एलिमेंट X इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एलिमेंट Y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ आर यूनिवेलेंट, वैलेंसी 1 है दोनों की। द कंपाउंड फॉर्म, डेफिनेटली वो NaCl वाला एग्जांपल हो गया, तो कंपाउंड तो यही फॉर्म होगा। पुराना सवाल है लेकिन चलो जरूरी था। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कोवेलेंट? कोवेलेंट कंपाउंड में मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था बच्चों? आयनिक बनेगा एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोवेलेंट बनेगा दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां देखेंगे तो ये एक अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये फिर ऑक्सीजन आ गया, तो इस पे +2 हो गया, इस पे -2 हो गया। यहां पर HH है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका 1.7 से कम हो गया, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ आयनिक है, यहाँ आयनिक है +1 -1, यहाँ देखें तो +1, और क्योंकि दो सोडियम है तो 2 × +1, और ये S के ऊपर 2- होता ही है, तो ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, ये भी आयनिक, ये कोवेलेंट। तो इसने पूछा था कोवेलेंट कौन सा है, तो A हुआ। फिर बता रहा हूं, कोवेलेंट में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, आयनिक में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयनिक में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोवेलेंट में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है बात? अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? तो चार्ज पे देखना है डायरेक्टली, और आयनिक रेडियस पे देखना है इनवर्सली। तो यहां पर देखें तो KF है, NAF है, CSF है, RBF है। लेटेस्ट एनर्जी बतानी है। F यानी एनायन सब में सेम है, तो सबसे छोटा क्या देख लो? कैटायन। हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, ये जो है ये एल्कली अर्थ मेटल है, सॉरी ये सारे अल्कली मेटल हैं। Na के बाद फिर K है, फिर CS है, फिर RB है, तो LiNa KRbCS। तो हम जानते हैं नीचे जाते हुए साइज बढ़ेगा, कैटायनिक में भी यही चलेगा। तो सबसे छोटा कौन हो रहा है यहाँ पर? सोडियम।
तो सबसे छोटा जो साइज पड़ेगा सोडियम का, तो सबसे बढ़िया लैटिस किसकी हो जाएगी बेटा? कोई परेशानी? क्योंकि अगर ये बड़ा होता जाएगा तो लैटिस कम होती जाएगी ना, मेरी इनवर्सली है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, अब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा? आयनिक की बात हो रही होगी, क्लियर है? अब आयनिक की बात चलेगी तो अगर आप ध्यान से सोचें तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कौन सा बनेगा? सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, तो CSF लेके जाओ। ये थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो, बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयनिक, इसका ध्यान रखना। इलेक्ट्रोवेलेंट यानी आयनिक, तो मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं होता। कंडक्ट करंट इन फ्यूज स्टेट, फ्यूज यानी यस उसमें करता है। इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली गलत है, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, पोलर में सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, अभी मैंने बताया था पूरा। आयनाइजेशन एनर्जी यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यस, लैटिस एनर्जी यस, तो ऑल ऑफ द अबव हो गए, ठीक है। सो आज हमने आयनिक बॉन्ड देखा, लैटिस एनर्जी देखी। अगली क्लास के अंदर हम कोवलेंट बॉन्ड, देखो कोवलेंट बॉन्ड की जब बात करोगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR और MOT बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल था, क्योंकि अट्रैक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैंने कहा भी था। तो आई होप जो आज पढ़ा है वो क्लियर है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, यही चलेगा बच्चों, टॉपिक वाइज चलेंगे हम। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि फटाफट अभी 3 से 4 क्लास के अंदर हम बॉन्डिंग खत्म करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी संडे तक या मैक्सिमम मंडे तक मैं कवर करूँ। तो आप लोग देखते रहें, ध्यान से समझते रहें, और जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे वो हम जरूर लेते चले जाएंगे, जो कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो टॉपिक वाइज इसमें आए हुए हैं। और आप इस समय मेरे सलाह ये रहेगी कि आप किसी भी, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसका तो आप स्टडी मटेरियल रेफर करें ही करें, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। और इन लेक्चर्स को और प्रीवियस क्वेश्चंस को जब आप देख लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई सपोर्ट मिले तो मैं टेलीग्राम ग्रुप से भी चीज़ें और डालूँ आपके पास, सो हम उसको भी करेंगे। बट जैसे मैं समझा रहा हूँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअली है, मैं हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली लेके जाएंगे, ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, तो उसको समझिए तो आनंद रहेगा। तो हमने आज आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखा, कैसे होता है। एक आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इन टर्म्स को लेके अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के मेरे लेक्चर को आप देखें, आपको इन टर्म्स के बारे में थोड़ी समझदारी मिलेगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो अगले 24 घंटे के अंदर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं बता दूंगा। अल्कली मेटल्स मैंने देखा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहिए था, इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए था, तो मैंने अल्कली मेटल लिया सोडियम, और मैंने क्लोरीन लिया, दैट इज हैलोजन। फिर मैंने आपको बताया कि एक लेवल से नीचे 100 और 60 का एग्जांपल लिया, फिर बाद में बताया कि 100 और 60 आप एग्जैक्ट की सिस्टम का निकाल नहीं सकते कितनी एनर्जी होती है, आप खाली चेंज निकाल सकते हैं। वही चेंज अगर ज़्यादा होगा तो नेट वैल्यू कम हो जाएगी, ज़्यादा खर्चा कर दिया तो आप ज़्यादा कम पैसे पे पहुंच जाएंगे। तो ये सीधा लॉजिक होता है जो हम कहते हैं ना कि मोर द लेटेस्ट एनर्जी बेटर द स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा ये निकलेगी उतना ही कम ये होगा, उतनी स्टेबिलिटी होगी। ये टेक्निकल एस्पेक्ट है इसका। ये हमने पढ़ ली है प्रॉपर्टी, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का ज़्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो समझ में आ गया, उतने फैक्टर से कम करता है ये, बस तो हमें समझ में आ गया। और इसी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा हो जाएगी लैटिस से तो वो सॉल्युबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता क्या है, ज़्यादा कम एनर्जी लेवल पे आना। तो जिस भी तरीके से वो ज़्यादा कम एनर्जी लेवल पे आएगा उससे उसी लेवल से वो चीज़ चलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने कुछ सवाल देखे इसके, एक बार फिर आप इसको देखेंगे और अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।